नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुप्रम नेट जेआरएफ हिंदी चैनल में। आज हम यूजीसी नेट हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका आसान एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आगरा बाजार का एक ये तीसरा क्वेश्चन था। मैं 2 क्वेश्चंस कराई थी। तो तीसरा क्वेश्चन था कि आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो मैं आपको ये डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। तो इसका था, आगरा बाजार नाटक में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में निम्नलिखित प्रकार से हैं। क्या है? जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज की मुश्किलात। दूसरा है, होता है बागबों से हर एक बाग का निवाह, वह बाग किस तरह न लूटे हैं और न उजड़े हैं आह। वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज हैं जानते। चौथा है, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मैले की सैर ख्वाहिशों बागो चमन न हो। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शहर एवं नज्म के पिता कहे जाने वाले नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए किया है। ये हबीब तनवीर की कुछ महत्वपूर्ण नाट्य कृतियाँ हैं, जो है मिट्टी की गाड़ी 1958, शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, गांव का नाव ससुर मोर नाव दामाद 1973 ईस्वी, चारनदास चोर 1975 ईस्वी। ये हबीब तनवीर की महत्वपूर्ण नाट्य कृतियाँ हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि सजावट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल भाषा में हो और फैक्ट हो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा चमक दमक की ज़रूरत नहीं कि लाइनें आपकी बहुत कलरफुल हों, हेडिंग बहुत मोटी राइटिंग में लिखी गई हो। तो मैं आप लोगों को फैक्ट ही बताऊंगी। मैं बाकी यूट्यूबर के जैसे नहीं कि बस उसमें बहुत सारा ताम झाम लगाऊँ या फिर कुछ भी। बस मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता था जो एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हो। सब लोग आगे बस फ्रंट में लगा देते थे कि ये इतना बड़ा ऐसे ऐसे, लेकिन वीडियो में फिर ओपन करने के बाद उतनी फैक्ट नहीं मिलते थे। तो मैं बस यहाँ फैक्ट रखने की कोशिश की हूँ। और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं भी खुद अभी लगी हुई हूँ। तो मुझे अपना भी देखना है, और आप लोगों जैसे जो मेरे भाई बहन हैं या जो मेरे दोस्त हैं वो लोग भी इससे मेरी क्लास से फ़ायदा उठा सकें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लगा दी हूँ। और मैं दृष्टि की बुक से भी पढ़ाऊँगी। दृष्टि की बुक से मैं सोचूंगी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरी दृष्टि की बुक में पढ़ा दूँ, ताकि जिसकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह जा रही हो तो उससे वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये मैं PYQ 2023 का करा रही हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे माइंड से लैप कर जाते हैं, जो हमें याद ही नहीं हो पाते हैं। जैसे छोटे छोटे चीज़ें हमें नहीं याद हो पाती। जैसे इस बार के क्वेश्चंस में पूछ दिया था अपना अपना भाग्य से कि ये दिसंबर 25 वाले पेपर ने पूछा था कि लड़के की आंखें कैसी दिखती थी, पीली पीली, भूरी भूरी, काली काली, नीली नीली। तो आदमी उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जो नेट का पैटर्न है वो बहुत आगे चला गया। वो उसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो उतनी माइंड नहीं करनी है। हाँ, बट जो PYQ है उसे आप ज़रूर से देखे रहें। और दृष्टि की बुक सबसे अच्छी है आपको सिलेबस एक बार पूरा कवर करने के लिए।
क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है कि आप बुक से कितना कवर कर पाएंगे। तो दृष्टि की बुक मैं पढ़ाऊँगी जिससे आपका सारा सिलेबस कवर होगा, और PYQ कराऊँगी जिससे आपको सीधे एग्ज़ाम में मदद मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग चूल्हा बनाने के लिए करना चाहती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था तथा इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसने हिंदी की पहली कहानी माना है। तो देवी प्रसाद वर्मा, ये भी आपका आ सकता है कि इसे हिंदी की पहली कहानी किसने माना है। तो देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। ये हमारा यूनिट 5 का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है? अखंड सुहागिनी, आत्मदीप चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। देखिए मैं स्कैन की हूँ अपनी बुक से, तो ये देखिए इसमें लिखा भी है NTA UGC नेट JRF हिंदी पेपर 2 दिसंबर 2023 का ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें इसका आंसर देख लीजिए। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश में आत्मदीप चांदनी नहीं है। इसमें महादेवी वर्मा ने दीप्त चांदनी काव्यांश का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि क्या क्या प्रयोग हुआ है? अधर भी हूँ, स्मित की चांदनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ तथा कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ आदि काव्यांशों का प्रयोग हुआ है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता महादेव वर्मा कृत नीरजा काव्य संकलित में है। ये भी पूछ सकता है कि किस में संकलित है, तो नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। महादेव वर्मा के अन्य काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, सांध्यगीत, यामा आदि। निहार देखिए मैं लिखी हुई हूँ यहाँ पे, निहार 1930 की है, रश्मि 1932 की है, सांध्यगीत 1936 की है, यामा 1942 की है। ठीक है, ये देखिए ये आपके यूनिट 2 से पूछा हुआ है। ठीक है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। अब इसमें पांचों में आपको देखना है कि राम कुमार वर्मा का कौन कौन सा संकलन है। ठीक है, तो क्या क्या है? एकांत संगीत 1939, अंजलि 1930, सतरंगिनी 1945, चित्ररेखा 1935, एकलव्य 1958। तो ये मेरी, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मेरे द्वारा पढ़ी गई बुक है। तो इसमें मैं पहले से ही टिक कर रखी हूँ कि B, D और E आंसर इसका सही है। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं विस्तार रूप से। अंजलि 1930 की है राम कुमार वर्मा की, चित्ररेखा 1935, एकलव्य 1958, आकाशगंगा, अभिशाप, रूपराशि, चंद्रकिरण, हिमहास, निशीत, जौहर, चित्तौड़ की चिंता आदि। जबकि एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ हैं। देखिए इसमें आपका 2 टॉपिक कवर हो गया ना, कि हरिवंश राय बच्चन की भी कृति कौन सी है। देखिए ऐसा नहीं है कि 3-4 रचनाओं का ही पूछता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक रचनाओं का भी बस पूछ देता है कि एकांत संगीत दे दिया, फिर दे देगा ईस्वी कौन सी है। तो एकांत संगीत का है 1939, सतरंगिनी 1945, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ हैं। ठीक है, अब मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे। अब देखिए, अब ये जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि किस कार्यक्रम में गए थे, तो ज़्यादातर लोग लगा देंगे कि साहित्यिक के कार्यक्रम में गए थे, क्योंकि साहित्यिक विधा है हम लोगों की हिंदी साहित्यिक। तो इसीलिए PYQ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बुक लेके भी PYQ करें या फिर यूट्यूब पे कोई भी PYQ कराया हो तो उससे भी आप ज़रूर PYQ देखें।
वैसे तो मैं PYQ करा ही रही हूँ, धीरे धीरे मैं इसके साथ साथ समय और भी बढ़ाऊँगी। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं करा पा रही हूँ, अभी तो मैं थोड़ा बहुत करा पा रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा रुचि दिखाएंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और वीडियोस वगैरह देखेंगे आप लोग, तो मैं एक एक घंटे की भी क्लास ले सकती हूँ। बट मैं अभी छोटी छोटी क्लासेस डाल रही हूँ। तो संगीत के कार्यक्रम में गए थे, इसका विस्तार रूप से हम लोग देख लेते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में संगीत के कार्यक्रम में गए थे। यह विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध है। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध हैं चितवन की छाँव 1953, हल्दी धूप 55, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 ईस्वी, मैंने सील पहुँचाई 1966 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 ईस्वी, भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी। देखिए अब ये भी यूनिट 2 से क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि इनका निबंधकारों का पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो नेट JRF का एग्ज़ाम अब ऐसा नहीं है कि आप तुक्के से पास कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ तक आप सही से लगा पाएंगे जब उसमें ये ऑप्शन में 1-2 का अंतर हो तो उससे भी गलत हो जाता है, और 1-2 नंबर से ही बस रुक भी जाता है। ज़्यादा नंबर से रुकता है तब तो आदमी को ये रहता है कि हाँ ठीक है भाई, मेरा तो ज़्यादा 10 नंबर या फिर 12 नंबर ऐसे रुक गया। जिसका 1 या 2 क्वेश्चन से बस रुकता है ना, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई इतना मेहनत करें, इतने के लिए अब 6 महीना और मेहनत करें। तो इसीलिए PYQ बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं देखिए लिख दी हूँ इनका, क्योंकि मैं पढ़ी हुई हूँ। तो आप लोग भी अगर PYQ करें तो उसको मतलब विस्तार रूप से पढ़ें, और उसको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसके आगे ही लिख दें, ताकि अगर आप दोबारा रिवीजन करें तो वो टॉपिक आपके बुक में आपके आगे ही लिखा हुआ मिले। ऐसे ही करना सबसे बेस्ट तरीका है। तो विवेक की राय का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 के हैं। सरदार पूर्ण सिंह 1881 के हैं। कुबेर नाथ राय 1933 के हैं। रामचंद्र शुक्ल 1884 के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन टिक करने के लिए देख लीजिए इसमें कैसे ऑप्शंस देता है। ECBDA मतलब कि आगे के तो आप सही कर सकते हैं, फिर बाद के बड़े कन्फ्यूज़न वाले हो जाते हैं। तो ये देखिए दिए हो, सरदार पूर्ण सिंह 1881 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, विवेक की राय 1924 ईस्वी, कुबेर नाथ राय 1933 ईस्वी। ये देखिए ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है भाषा विज्ञान का। इसमें बोली और क्षेत्र दिए गए हैं, आपको मिलाने रहते हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र की है। जैसे दिया है मारवाड़ी, हड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती। तो इसमें दिया है क्षेत्र में कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। तो ये पे मैं मिला दी हूँ। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ पे, देखिए कि इसके आंसर है A का 2, B का 1, C का 4, D का 1। तो मैं लगाई हूँ, पढ़ी हुई हूँ, तो ये आंसर मैं टिक की हूँ। ये देखिए मारवाड़ी कहाँ की है, अजमेर की, हड़ौती कोटा की, ढूंढाड़ी जयपुर की, मेवाती अलवर की है। ये यूनिट 1 में दृष्टि की बुक से पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए बुक के सारे नाम दिए हैं, तो इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिए। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहासकारों में निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला है रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 का है। चार्ल्स ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 का है। FEK हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 का है। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 का है। ठीक है, तो देखिए मैं आंसर टिक की हूँ, ये मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देती हूँ इसका एक्सप्लेन। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में निम्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 का है।
FE के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 का है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 का है। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी का है। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 का है। ये देखिए, ये कथन और वो आए हुए मिलान करने के लिए आए हुए हैं। तो इसमें ये दिया है, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। फिर ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग ही क्यों पड़ता। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिमटे रहना, यह भी गलत है। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भव सागर की जल तरंगों का थीर होना कब संभव है। तो ये देखिए, आप ऐसे देखिए, कल तक जो खत्तर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती वो कांग्रेस के भक्त बन गए। ये है राही का। राही में वो कहती है सुनीता, अनीता कहती है, अनीता है ना, अनीता कहती है। फिर ऐसे ही खाने पीने वालों के तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता, ये कोसी की घटवार में लक्ष्मा कहती है। ये जब मैं आप लोगों को कहानी पढ़ाऊंगी तो और भी अच्छे से समझ में आएगी। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिमटे रहना भी, यह भी गलत है। ये परिंदे में लतिका से कहते हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट कहते हैं। वो गिरीश की याद में हमेशा खोई रहती है, तो और किसी को नहीं पसंद कर पाती है, न किसी और को अपने जीवन में आने देना चाहती है। तो उसी पे कहते हैं कि किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जो की तरह उससे चिमटे रहना भी, यह भी गलत है। ठीक है। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर के जल तरंगों पर थीर होना कब संभव है। ये कानों में कंगना का है। ठीक है। तो आज अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और आप लोग मैं सोच रही हूँ कि दृष्टि की बुक से एक कहानी मैं कहानी की थी, मैं कहानी दी थी, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आप कहानी पढ़ाऊँगी दुलाई वाली। जैसे हमारे सिलेबस में क्रम से लगा हुआ है वैसे मैं क्रम से ही पढ़ाऊँगी आप लोगों को। और कहते हैं ना कि खरगोश की चाल चलने से अच्छा है कि कछुए की चाल चलो। मतलब कि अभी हम लोगों के पास 3-4 महीने का समय है, तब तक मैं धीरे धीरे सारी यूनिट भी कंप्लीट करा दूँगी। मैं एक दिन में एक रचना पढ़ाऊँगी। उपन्यास में शुरू करूँगी तो मैं एक दिन में दृष्टि की बुक से एक उपन्यास पढ़ा दूँगी। और मैं PYQ का भी धीरे धीरे टाइम बढ़ाऊँगी कि मैं एक दिन में 10 से 20 क्वेश्चंस या फिर 15 क्वेश्चंस ज़रूर कराऊँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में थैंक यू लिखें एंड बताएं कि कैसी क्लासेस में पढ़